हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप जो है ये किसे मिला है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि आईपीएल में ऑरेंज कैप जो है ये किसे दिया जाता है। तो देखिए, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें जो है ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है। और आईपीएल 2023 के पूरे सीजन में जो है गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, जो कि आपके ओपनर बल्लेबाज थे, इन्होंने जो है 17 मैचों में जो है टोटल 890 रन बनाए थे, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और आईपीएल 2023 का जो ऑरेंज कैप है ये आपके शुभमन गिल को दिया गया था। तो शुभमन गिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में जो है आपका एक पर्पल कैप भी दिया जाता है। और पर्पल कैप जो है ये किसे दिया जाता है, तो देखिए, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें जो है पर्पल कैप दिया जाता है। और ये जो आपका आईपीएल 2023 का जो पर्पल कैप है ना, ये आपके गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी ने जो है पूरे 17 मैचों में जो है ये सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए थे। और इन्हें आईपीएल 2023 का जो है पर्पल कैप जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2023 के प्रमुख जानकारी की बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आईपीएल 2023 ये जो है कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 16वां संस्करण था। इसके अगर विजेता टीम की बात कर ले, तो देखिए, आईपीएल 2023 का जो विजेता टीम रहा था ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स रहा था। और उप विजेता जो टीम है ये आपका गुजरात टाइटंस रहा था। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि आपका अहमदाबाद में स्थित है। और ये जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2023 में आपके कितने मैच जो वो खेले गए थे, तो देखिए, आईपीएल 2023 में कुल आपके 74 मैच खेले गए थे। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल में सर्वाधिक खिताब ये जो है किस टीम ने जीता है, तो देखिए, आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना, ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने जो आईपीएल के जो है 5-5 खिताब जो वो जीत चुके हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2023 का पहला मैच जो ये किसके मध्य खेला गया था। तो देखिए, आईपीएल 2023 का जो पहला मैच है ना, ये भी आपका गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य खेला गया था, जो कि आपका अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया था। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल 2023 की विजेता राशि जो है वो कितनी दी गई थी, तो ये आपका 20 करोड़ रुपए जो वो दिए गए थे। उप विजेता को जो राशि है ये आपका 13 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा आईपीएल 2023 का फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना, ये किस टीम को दिया गया था, तो देखिए, आईपीएल 2023 का आपका जो फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना, ये आपके दिल्ली कैपिटल्स के टीम को जो वो आपका दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल 2023 का गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट ये जो है किसे दिया गया था, तो देखिए, गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो आपका शुभमन गिल को जो वो दिया गया था। इसके अलावा आईपीएल 2023 का सबसे लंबा छक्का ये जो है किसने मारा था, तो ये आपके आरसीबी के प्लेयर फाफ डू प्लेसिस ने मारा था। और कितने मीटर के मारे थे, तो ये आपके 115 मीटर के मारे थे। इसके अलावा आईपीएल 2023 का कैच ऑफ द टूर्नामेंट ये जो है किसको मिला है, तो ये आपका राशिद खान को मिला है। आईपीएल 2023 का इमर्जिंग प्लेयर जो ये कौन बने हैं, तो ये आपके यशस्वी जायसवाल बने हैं। इसके अलावा फाइनल मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है ये आपके डेविड कॉनवे, जो कि आपके सीएसके के प्लेयर हैं। सर्वाधिक जो शतक है आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो वो आपका शुभमन गिल के द्वारा लगाया गया है। आईपीएल 2023 का जो आपका टाइटल स्पॉन्सर ये आपका टाटा ग्रुप रहा है। आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी की बात कर ले, तो ये आपके सैम करन रहे हैं, जो कि पंजाब टीम से खेले हैं। और ये कितने में बिके थे, तो ये आपके 18.5 करोड़ में बिके थे। इसके अलावा बात कर ले गेम चेंजर ऑफ द मैच ये जो कौन बने थे, तो देखिए, आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में गेम चेंजर ऑफ द मैच जो है ये आपके साई सुदर्शन बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा आईपीएल 2023 में इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये जो है कौन बने हैं, तो ये आपके आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल जो है वो प्लेयर बने हैं। आईपीएल 2023 का पहला शतक अगर पूछा जाए कि किसने मारा है, तो ये आपके हैरी ब्रूक ने मारा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एमएस धोनी जो है 250 आईपीएल मैच खेलने वाले जो ये आपके खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल के अन्य जानकारी की बात कर ले तो पहला जो आपका सीजन हुआ था ये आपका 2008 में हुआ था, जिसके जो विजेता टीम रहा था वो आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था और उप विजेता भी जो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स रहा था। इसके अलावा आईपीएल के आयोजनकर्ता की बात कर ले तो देखिए आईपीएल का जो आयोजन है ये आपका बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है और बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये आपके रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के जो आपके सचिव हैं ये आपके जय शाह हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा जो रन है ये आपका विराट कोहली के द्वारा मारा गया है और आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना ये आपका युजवेंद्र चहल के द्वारा लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है 1956 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में जो है ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर ले तो ये आपके राज्यसभा में नामांकित होने वाली ये जो है पहली भारतीय महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए 1909 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये दो व्यक्तियों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया था और वो दो व्यक्ति कौन कौन से थे। तो पहले आपके फर्डिनेंड ड ब्रोन और गुलिमिनो मार्कोनी को दिया गया था और किस हेतु दिया गया था, तो इन्हें जो आपका वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए जो वो दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो फर्डिनेंड ब्रोन होगा या फिर गुलिमगो मार्कोनी होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा या फिर दोनों दिया गया होगा तो दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए भौतिकी में जो पहला नोबेल पुरस्कार है ना ये आपका 1901 में विलियम कॉनरेड रॉन्गटन को एक्सरे की खोज के लिए जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया था। तो देखिए भारत में 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध ये जो है कौन सा अनुच्छेद जो वो करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो वर्णन करता है और अनुच्छेद 23 में जो आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम पर जो है रोक का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का जो प्रतिषेध है ये जो आपका अनुच्छेद 23 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 24 में आपका जो है कारखानों, खानों, दुकान आदि में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है रोजगार पर जो वो प्रतिबंध जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है 1991 में पद्मश्री और 2001 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि अगर सितार वादक की बात कर ले तो आपके पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है।
पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वादक से है। बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इनका जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वादक से है। इसके अलावा अगर तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदाई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इसके अलावा छत्रपति सिंह, रहमान खान, इनका जो संबंध है ना ये आपके पखावाज से है। इसके अलावा बात कर ले रुद्र वीणा के बारे में तो देखिए उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। इसके अलावा वीणा वादक की बात कर ले तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बंधन बैंक का जो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो वो पूछा गया था। तो देखिए बंधन बैंक की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय जो ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बंधन बैंक का जो स्थापना ये कहाँ पर कब जो है वो किया गया था। तो देखिए बंधन बैंक की जो स्थापना है ना ये आपका 23 अगस्त 2015 को जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो देखिए वर्तमान में आपके 21 जो है वो आपके निजी कंपनी के जो है आपके बैंक है। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात कर ले तो वर्तमान में आपके 12 जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अन्य अगर बात कर ले कि किसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जैसे कि एक्सिस बैंक, ये जो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका जो मुख्यालय ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक की जो स्थापना ये आपका 1994 में किया गया था। इसके अलावा फेडरल बैंक की बात कर ले तो देखिए फेडरल बैंक की जो स्थापना ये आपका 1931 में और इसका जो मुख्यालय वो आपका अलुवा केरल में स्थित है। एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो एचडीएफसी बैंक का जो स्थापना है ये आपका 1994 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका 1994 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आईडीबीआई बैंक की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका 1964 में हुआ था और इसका भी जो मुख्यालय वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यस बैंक की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका वर्ष 2004 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आवर्त सारणी में अष्टक नियम जो है ये कब दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अष्टक नियम जो है ये आपका न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और न्यूलैंड्स के द्वारा जो आपका अष्टक नियम है ये 1865 में दिया गया था। तो 1865 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो ये क्या बताता है। तो देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब व्यवस्थित किया जाता है ना तो प्रत्येक 8वें तत्वों में पहले तत्व के जो आपके गुण होते हैं ना वो आपके समान होते हैं। तो ये जो आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में बताया गया है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये कहाँ तक लागू होता है। तो देखिए न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ना यहाँ पे कैल्शियम तत्व तक ही जो आपको लागू होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह संघ ये जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की बात कर ले तो ये आपका 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा जो है ये आपका बॉम्बे में स्थापित किया गया था। तो विष्णु शास्त्री पंडित आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किस जनजाति को जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो आपका गोंड जनजाति है ना इसे जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो गोंड जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फसल यानी कमर्शियल क्रॉप है। तो देखिए अगर व्यावसायिक फसल की बात कर ले तो देखिए लाभ से जो आपका बेचने के लिए जो फसल उगाया जाता है ना उसे ही जो आपका कमर्शियल क्रॉप जो है वो कहा जाता है। और देखिए कमर्शियल क्रॉप की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कपास, जूट और गन्ना ये जो आपके प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गेहूँ, चावल और मक्का की बात कर ले तो देखिए गेहूँ, चावल और मक्का ये जो आपके प्रमुख खाद्य फसलें हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत अगर एल्यूमिनियम संयंत्र की बात कर ले तो देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ना ये आपका बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना कौन सा है। तो देखिए भारत तथा एशिया का जो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है ये आपका नालको है। नालको जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है, और इसकी जो स्थापना ये आपका 1981 में उड़ीसा के दामनजोड़ी नामक जगह पर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले प्रमुख खनिज में अग्रणी राज्य के बारे में, जैसे कि सिल्वर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो ये आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। कॉपर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसके अलावा आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकेल और बॉक्साइट का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। डायमंड का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। थोरियम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका केरल राज्य में किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है कोयला का सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो कहाँ पर है। तो देखिए कोयले का जो सबसे ज़्यादा भंडार है ना ये आपका झारखंड राज्य में है, और सबसे ज़्यादा अगर कोयला उत्पादन पूछा जाए ये तो आपका भंडार हो गया। सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस यानी सतह की जो लंबाई है ना वो कितनी होती है। तो देखिए आप अगर टेबल टेनिस खेले होंगे तो यहाँ पर जो आपका सतह का लंबाई पूछा गया है। तो देखिए टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस की जो लंबाई है ना ये आपका 2.74 मीटर होता है। तो 2.74 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए इसका जो चौड़ाई है ना वो आपका 1.525 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूरज कुंड मेला ये जो है कहाँ पर आयोजित होता है। तो देखिए ये जो आपका सूरज कुंड मेला है ना ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वर्ष 2023 के सूरज कुंड मेला की बात कर ले तो ये आपका 35वां सूरज कुंड शिल्प मेला था, जो कि आपका 3 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 के बीच ये जो आपका फरीदाबाद हरियाणा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा अन्य मेले की बात कर ले तो देखिए अंबुबाची मेला ये जो है आपका कहाँ पर लगता है, तो ये आपका असम में लगता है। और किस मंदिर में लगता है, तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है। चंद्रभागा मेला की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका चंद्रभागा मेला है ना ये आपका झालावाड़ राजस्थान में जो ये आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अदिति अशोक को अब तक जो है कितने प्रोफेशनल विंस जो है वो प्राइज मिले हैं। तो देखिए अगर अदिति अशोक की बात कर ले तो ये जो आपका गोल्फ की खिलाड़ी है जो कि आपका बेंगलुरु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अदिति अशोक ये जो आपका टोक्यो 2020 जो ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है क्वालिफाई करने वाली जो है भारत की पहली गोल्फर जो है ये बनी थी, और ये जो है टोक्यो ओलंपिक में जो ये आपका चौथे स्थान पर रही थी। इसके अलावा अगर इनके प्रोफेशनल विंस की बात कर ले तो ये जो आपका 6 प्राइज जो वो जीते हैं, जिसमें लेडीज़ यूरोपियन टूर जो है ये आपके 4 जीते हैं और जो है आपके अदर जीते हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुंडारी ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका मुंडारी है ना ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है, और झारखंड राज्य के जो है ये आपका मुंडा जनजाति के द्वारा जो है इस मुंडारी नृत्य को किया जाता है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अल्कोहल के किण्वन से जो है आपका उत्पाद जो है वो क्या बनता है। तो देखिए अल्कोहल के जब फर्मेंटेशन किया जाता है ना तो बाई प्रोडक्ट जो आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये जो है किस संवैधानिक निर्देशों के तहत जो है ये स्थापित किए गए हैं। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है ना ये आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है, और किस संवैधानिक निर्देशों के तहत, तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के तहत जो वो आपके स्थापित किए गए हैं। तो डीपीएसपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो है किसके शासन काल में जो है ये आपका लागू हुआ था। तो देखिए अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर ले तो इसे जो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के दौरान जो है फलस्वरूप जो ये आपका कैनिंग के द्वारा
26 जुलाई 1856 ईस्वी में जो है इस अधिनियम को जो वो आपका पारित किया गया था। तो कैनिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट यानी प्रारूप जो ये किसने तैयार किया था, तो देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो आपका प्रारूप है ना, ये आपके डलहौजी के द्वारा जो वो आपका तैयार किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में अगर कमी हो जाती है तो इससे जो आपका क्या होगा। तो देखिए अगर एक अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर में कमी हो जाता है ना, तो आपका धन की आपूर्ति में जो आपका वृद्धि होगा और इससे जो आपका इस प्रकार के जो आपका निवेश व्यय में भी जो आपका वृद्धि होगा। तो धन की आपूर्ति में वृद्धि होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिर के आंगन में जो शिला का स्तंभ बना रहता है ना, उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए दक्षिण भारत वास्तुकला शैली के जो मंदिर बने होते थे वो आपके द्रविड़ शैली के बने होते थे और इसमें जो आपका आंगन में शिला का जो स्तंभ बना रहता था ना, उसे जो है स्तूपिका जो है वो कहा जाता था। तो स्तूपिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका जो डीपीएसपी है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है, एक तो आपका अनुच्छेद 40 है जिसमें पंचायतों का संगठन है, एक आपका अनुच्छेद 43 है जिसमें आपके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, इसके अलावा अनुच्छेद 43 बी है जिसमें आपके सहकारी उद्योग हैं, इसके अलावा अनुच्छेद 46 जो कि आपका SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का जो है विकास के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 47 जो ये आपके नशीले पदार्थों का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 48 में जो आपका गौ हत्या पर जो ये आपके प्रतिबंध किए गए हैं। तो ये सारे जो अनुच्छेद है ना, ये आपके गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को सामान्य कार्य हेतु जो है समान वेतन दिया जाना, ये जो आपका सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को सामान्य कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना, ये जो आपका सुनिश्चित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 39 का डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैच द फॉलोइंग से आया था जिसमें पूछा गया था कि नौका दौड़ से जो आपका मिलान करना था। तो देखिए नौका दौड़ जो ये क्या है, तो देखिए ये जो आपका केरल का जो एक फसल उत्सव है और इसे जो है राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में जो ये आपका मनाया जाता है। तो नौका दौड़ ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन जो आपका सोमनाथ मंदिर दिया गया था। तो देखिए सोमनाथ मंदिर ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी जी ने जो है कब आक्रमण किया था, तो ये आपका 1025 में जो है वो आक्रमण किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सोमनाथ मंदिर में जो आपका गुजरात जो है वो सही मिलान होगा। तो इस तरह से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य अगर त्यौहार की बात कर ले तो पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का है, बिहू जो है ये आपका असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पीएम कौशल योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए पीएम कौशल योजना के तहत जो है युवाओं के रोजगार पाने हेतु जो वो आपका प्रशिक्षण जो वो दिया जाएगा। तो ये आपके युवाओं के रोजगार के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके अलावा कौशल विकास योजना की बात कर ले तो इसे जो है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे जो है 2015 में शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि G20 का प्रथम जो शेरपा बैठक है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए G20 का जो प्रथम शेरपा का जो बैठक है ना ये आपका राजस्थान राज्य में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये आपके अमिताभ कांत रहे थे। तो अगर प्रथम पूछा गया था तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा G20 शेरपा का जो दूसरा बैठक है ये आपका केरल राज्य में हुआ था और तीसरा जो बैठक है ये आपका कर्नाटक में हुआ था। तो आपको जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा G20 की बात कर ले तो ये जो आपका विकासशील देशों का समूह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका बेरी जो रोग होता है ना ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए बेरी जो रोग है ना ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका थाइमिन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है। तो देखिए पूर्वी घाट जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पश्चिमी घाट से मिलता है। तो नीलगिरी पहाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नीलगिरी पहाड़ी के बारे में तो देखिए ये जो आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ना ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद अली अकबर खान, इनका जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए उस्ताद अली अकबर खान का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। तो सरोद वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद अली अकबर खान ये जो आपके मैहर घराने से संबंधित है और इन्हें 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध सरोद वादक की बात कर ले तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी और जरीन एस शर्मा, इन सभी का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिलाग्रा रोग ये जो आपका किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन के रोग से संबंधित जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका पिलाग्रा रोग है ना ये आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। तो विटामिन B3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विटामिन B3 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो देखिए विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है ना वो आपका नियासिन होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य विटामिन के कमी से होने वाले रोग की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका रतौंधी रोग होता है ना ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है और विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम होता है ना वो आपका रेटिनॉल होता है। इसके अलावा बेरी रोग की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका बेरी जो रोग है ना ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका थाइमिन होता है। इसके अलावा अगर स्कर्वी रोग की बात कर ले तो देखिए स्कर्वी रोग जो है ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके अलावा सूखा रोग की बात कर ले तो देखिए सूखा रोग जो है ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है और विटामिन डी का जो आपका रासायनिक नाम है ये आपका कोलोकैल्सिफेरोल होता है। इसके अलावा प्रजनन शक्ति में जो आपका कमी होना ये जो आपका विटामिन ई की कमी के कारण होता है और विटामिन ई का जो आपका रासायनिक नाम है वो आपका टोकोफेरोल होता है। इसके अलावा रक्त का धक्का ये जो किस विटामिन के कारण नहीं जम पाता है। तो देखिए ये जो आपका रक्त का धक्का है ना ये विटामिन के की कमी के कारण नहीं जम पाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में जो है वसा में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो आपका A, D, E और K ये सब जो आपके विटामिन होते हैं ना ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं यानी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसके अलावा पानी में घुलनशील विटामिन की बात कर ले तो देखिए विटामिन B और C जो होता है ना ये आपका पानी में घुलनशील विटामिन होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना ये किस वंश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए अगर राजा राजेश्वरन मंदिर की बात कर ले तो इसे जो आपका बृहदेश्वर मंदिर भी जो है वो कहा जाता है और ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है और ये जो आपका भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा बात कर ले राजा राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये कब किया गया था। तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है ना ये आपका 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। तो आपका वंश पूछा गया था तो चोल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर शासक पूछ ले ये किस शासक के द्वारा करवाया गया था तो ये आपका राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर ये जो है किस शैली में निर्मित है। तो देखिए ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना ये आपका द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है इसे 1987 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी जो वो शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मंजू भार्गवी ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मंजू भार्गवी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंजू भार्गवी के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो ये आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांता लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णा मूर्ति, तादेपल्ली पेराया, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल में पेनल्टी क्षेत्र के भीतर एक आपका पेनल्टी स्पॉट होता है और ये जो आपका गोल लाइन से जो है इसकी दूरी जो है वो पूछा गया था।
तो देखिए अगर फुटबॉल की बात कर ले तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आपका फुटबॉल में ये जो आपका लाइन होता है ना, ये आपका पेनल्टी लाइन होता है, और ये जो होता है ना, ये आपका पेनल्टी मार्क होता है, और ये आपका गोल पोस्ट होता है। तो पेनल्टी मार्क से ही आपका गोल पोस्ट का लाइन का जो है आपका लंबाई पूछा गया था। तो देखिए पेनल्टी मार्क से जो आपका गोल लाइन का जो लंबाई होता है ना, ये कितने दूरी का होता है, तो ये आपका जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 12 मीटर का होता है। तो 12 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पेनल्टी लाइन से लेकर आपका जो है गोल पोस्ट की अगर लंबाई पूछी जाए कितना होता है, तो देखिए पेनल्टी लाइन से जो आपका गोल पोस्ट की जो लंबाई है ना, वो आपका 16.5 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गोल एरिया से अगर गोल पोस्ट की लंबाई पूछा जाए तो ये आपका 5.5 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बस्तर दशहरा ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए अगर बस्तर दशहरा की बात कर ले तो ये आपका विश्व का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है, और ये जो आपका बस्तर दशहरा है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बस्तर दशहरा के बारे में, तो ये जो आपका 75 दिनों तक चलता है, जो कि आपका अगस्त के आसपास से जो ये आपका त्यौहार जो वो शुरू होता है, और अक्टूबर में जो ये आपका त्यौहार जो वो आपका समाप्त होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 77वें जो ग्रैंड मास्टर है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए दिसंबर 2022 में आपके महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल जो है ये 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आदित्य मित्तल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर प्रथम ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो देखिए प्रथम जो ग्रैंड मास्टर बने थे ये आपके विश्वनाथन आनंद बने थे, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ये कब बने थे, तो ये आपके 1988 में बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपके जो 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, ये आपके आदित्य सामंत बने हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत के जो आपके 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये आपके बी प्रणीत बने हैं। और ये बी प्रणीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। 81वें ग्रैंड मास्टर का अगर पूछा जाए तो देखिए 81वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, ये आपके सयंतन दास बने हैं। और ये जो आपके सयंतन दास है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 80वें ग्रैंड मास्टर की बात कर ले तो ये आपके विघ्नेश एनआर बने हैं, और ये जो आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 79th ग्रैंड मास्टर की बात कर ले तो देखिए 79वें जो ग्रैंड मास्टर है ना, ये आपके प्रणेश एम बने हैं, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 78वें जो ग्रैंड मास्टर है ये आपके कौस्तभ चटर्जी बने हैं, जो कि आपके पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है शास्त्रीय नर्तक नहीं है, जहाँ पे आपके 3 शास्त्रीय नर्तक का नाम दे दिया गया था, और एक जो आपका श्रेया घोषाल का नाम दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका श्रेया घोषाल है ना, ये एक आपका संगीतकार है यानी सिंगर है, ना कि शास्त्रीय नर्तक है। तो श्रेया घोषाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनरेगा में कितने दिन का जो है रोजगार दिया जाता है। तो देखिए अगर मनरेगा की बात कर ले तो इसका शुरुआती जो नाम था ना, वो आपका नरेगा रखा गया था। और इस अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो देखिए इस अधिनियम को जो है 25 अगस्त 2005 को जो है इस अधिनियम को जो वो आपका पारित किया गया था। इसके अलावा मनरेगा का जो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए मनरेगा का जो एग्जाम जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। और इसमें जो आपके 100 दिन का जो रोजगार है वो दिया जाता है। तो 100 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि आपके नरेगा को जो है आपका कब जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी 2006 को जो है इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो है ये आपका 200 जिलों में जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और नरेगा को बाद में 1 अप्रैल 2008 को जो है पूरे भारत में जो ये आपका लागू कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि नरेगा को जो है कब भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो ये आपका 1 अप्रैल 2008 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है 49 किग्रा भार वर्ग में जो है सिल्वर मेडल विजेता ये जो है कौन बनी है। तो देखिए 2022 का जो वर्ल्ड जो आपका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कोलंबिया में आयोजित किया गया था। और इसमें 49 केजी भार वर्ग में जो सिल्वर मेडल है ना, ये आपके मीराबाई चानू ने जीता था। तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022 के वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है 49 केजी भार वर्ग में आपके जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देखिए अगर गोल्ड मेडल की बात कर ले तो ये आपके जियांग हुइया ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहला जो रेडियो कार्यक्रम है ना, ये किस वर्ष में प्रसारित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई 1927 को जो है भारत के वायसराय इरविन ने जो है बॉम्बे में रेडियो केंद्र का जो उद्घाटन किया था। तो 23 जुलाई 1927 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट तौर पर जो है आपका जून 1923 में जो है बॉम्बे के रेडियो क्लब ने जो है रेडियो कार्यक्रम को देश में पहली बार जो वो आपका प्रसारण जो है वो किया था। तो ये तो आपका प्राइवेट तौर पर जो वो आपका उद्घाटन जो है वो किया गया था। तो अगर ऑप्शन में 1927 नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका जून 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1936 में इसका नाम जो है आपका ऑल इंडिया रेडियो जो वो रखा गया था और उस 1957 में आकाशवाणी के नाम से जो इसे पुकारा जाने लगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले रेडियो के आविष्कार यानी रेडियो की खोज जो है ये किसने किया था। तो देखिए रेडियो के जो आविष्कारक है ना, ये आपके गुइलियमो मार्कोनी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बेर नीम बबूल जहाँ पर उगते हैं ना, वहाँ पर कितनी वर्षा होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेर, खेजड़ी, पलास घास ये सब जो है ना आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन के अंतर्गत आ जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में आपके जो 50 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा क्षेत्र में ये जो आपके वन जो है वो पाए जाते हैं। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बेर, नीम, बबूल ये जो है किस वन के उदाहरण है, तो देखिए बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेर, खेजड़ी, पलास घास ये सब जो आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन के जो है ये आपके उदाहरण है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि एक आपका उष्ण कटिबंधीय आपका जो है पर्णपाती वन होता है और एक आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होता है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जहाँ पर आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होता है वहाँ पे जो आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और आर्द्र पर्णपाती वन के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए आपका साल, सैगौन, इसके अलावा आपका शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन ये सब जो आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आ जाते हैं। वही अगर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात कर ले तो यहाँ से जो आपका 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और ये जो आपके यहाँ पर जो वर्षा होती है ना उसे जो आपका शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। और इसमें आपके जो है तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, धावड़ा ये सब जो आपके वन आते हैं ना ये आपके शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा एक आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए जहां पर आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है और औसत तापमान जो आपका 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उसे जो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन जो है वो कहा जाते हैं। और अगर इसके वन के उदाहरण की बात कर ले तो रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी ये सब जो आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के जो है ये आपके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का जो कर्तव्य है ना ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का जो कर्तव्य है ना ये आपका अनुच्छेद 47 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 47 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 47 है ये आपके डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। और डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपका भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो ये आपके वर्णित है। वहीं अगर अनुच्छेद 36 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 36 में आपका राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 की बात कर ले तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं माना गया है। ये जो आपका अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 की बात कर ले तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। ये जो आपका अनुच्छेद 38 में बताया गया है। अनुच्छेद 39 की बात कर ले तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है ना यानी समान न्याय और निःशुल्क विधि की जो सहायता है यह आपका अनुच्छेद 39 में बताया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 20 का क्लोज 2 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 20 का जो क्लोज 2 है ना ये आपके किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। ये जो आपका इससे संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में आपसे अनुच्छेद 20 का क्लोज 1 पूछ ले तो देखिए 20 के क्लोज 1 में आपका बताया गया कि कोई व्यक्ति
किसी अपराध के लिए तब तक जो है आपका निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है और किसी प्रवृत्ति विधि का जो है अतिक्रमण जो वो नहीं किया है। ये जो आपका अनुच्छेद 20 के क्लोज 1 में बताया गया है। 20 के क्लोज 3 की बात कर ले तो किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। ये जो आपका क्लोज 20 के क्लोज 3 में जो आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए राइट टू हेल्थ जो बिल पारित करने वाला जो पहला राज्य है ना ये राजस्थान राज्य बन गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को जो है बिना किसी पूर्व पेमेंट किए जो है आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है वो मिलेगा और जिसमें आपके जो निजी हॉस्पिटल है ना वो भी आपके शामिल किए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना होता है। तो देखिए उदासीन बिंदु पर जो मैग्नेटिक जो आपके फोर्स होते हैं ना उसका जो मान है वो आपका 0 होता है। तो 0 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को जो आपका न्यूट्रल बिंदु कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अगर हिंदी में बात करें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये जो है किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए CSIR ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले CSIR की स्थापना ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 26 सितंबर 1942 को जो है इसका स्थापित जो वो किया गया था। और वर्तमान में जो आपके CSIR के डायरेक्टर जनरल है ये आपके डॉक्टर N कलासेल्वी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आर्गन का जो खोज है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्गन की जो खोज है ना ये 1894 में एक स्कॉटिश आपके रसायनक सर विलियम रामसे और एक अंग्रेजी रसायनक लॉर्ड रेले के द्वारा जो वो आपका किया गया था। तो सर विलियम रामसे और लॉर्ड रेले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन की खोज की बात कर ले तो देखिए हाइड्रोजन की जो खोज है ये आपका 1766 में जो है भौतिकी विज्ञानी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो इसकी खोज जो है वो किया गया था। जो इसके अलावा ऑक्सीजन की खोज के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ऑक्सीजन की जो खोज है ना ये आपके जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 1774 में किया गया था। इसके अलावा अगर हीलियम की खोज की बात कर ले तो देखिए हीलियम का जो खोज है ये आपका 1868 में जो है ये आपके फ्रैंकलिन और लॉकलेयर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जनगणना से अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट जो है वो क्या होता है। तो देखिए किसी क्षेत्र में आपके जो प्रति 1000 लोगों पर 1 वर्षों में जो आपका शिशुओं की जो जन्म दर होती है ना उसे ही जो आपका अशोधित जन्म दर कहा जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना में आपका जो है क्रूड बर्थ रेट जो है वो क्या रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो आपका अशोधित जन्म दर जो है आपके प्रति 1000 लोगों पर 21.8 शिशुओं का जो वो जन्म होता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। पंडित रविशंकर का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1981 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और 1967 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके TCS के द्वारा जो है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से जो है लगातार प्रश्न आपके जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर सितार वादक की बात कर ले तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ये आपके शहनाई वादक से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष,
राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान और सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। वायलिन वादक की बात कर ले तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजन, एल. सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। पखावाज की बात कर ले तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके पखावाज से है। इसके अलावा अगर रुद्र बीना की बात कर ले तो देखिए उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। वीणा वादक की बात कर ले तो एस. बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपका 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा जो है ये आपका बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और इसमें जो आपके टोटल जो है 72 प्रतिनिधि जो वो आपके शामिल थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो 28 दिसंबर 1885 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना उस समय भारत का वायसराय यानी गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। तो देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी यानी 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था ना ये आपका डफरीन था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात कर ले जहां से एग्जाम में आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका दूसरा जो अधिवेशन है ये आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो आपके 72 प्रतिनिधि से बढ़कर जो है वो आपका 436 हो गया था। इसके अलावा तीसरे अधिवेशन की बात कर ले तो देखिए कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है ये आपका 1887 में हुआ था जो कि आपका मद्रास में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। और ये जो आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे ये आपके जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी जो है वो आपके बने थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चौथा अधिवेशन भी जो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। और जो चौथा अधिवेशन हुआ था ये आपका 1888 में हुआ था जो कि आपका इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये जॉर्ज यूल के द्वारा जो वो किया गया था जो कि आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय जो आपका गीत है ना जो कि आपका वंदे मातरम है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए पहली बार जो आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना ये कांग्रेस के 12वां अधिवेशन जो कि आपका 1896 में हुआ था और ये जो आपका कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है एम रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो वो गाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की बात कर ले तो देखिए 1906 में जो आपका अधिवेशन हुआ था वो आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है सबसे पहले जो आपका स्वराज्य शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है ना ये आपका इन्हीं के द्वारा जो वो किया गया था। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है ना ये आपका किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये जो आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1906 में ही जो है आपका मुस्लिम लीग की जो है स्थापना भी हुआ था। इसके अलावा 1907 का जो आपका अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये आपका सूरत में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है ये आपका रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। यानी पूछा जाता है कि गरम दल और नरम दल ये जो आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है अलग हुए थे। तो ये आपके 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है वो आपके अलग हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस का जो आपका ये तो आपका विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल ये जो है किस अधिवेशन में जो आपके एकजुट हुए थे। तो ये जो आपका 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना इसमें आपके गरम दल और नरम दल जो है वो आपके एकजुट हुए थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो है
पहली बार राष्ट्रगान ये जो आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए पहली बार जो आपका राष्ट्रगान है ना, यह आपका 1911 में जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो पहली बार आपका राष्ट्रीय गान जो वो गाया गया था। इसके अलावा 1917 का भी आपका कांग्रेस अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो वो बनी थी, और प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की वो आपका श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और 1917 का जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये आपका श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने जो है किस नगर की स्थापना की थी? तो देखिए हुमायूं के द्वारा जो है 1533 ईस्वी में जो है ये आपका दीनपना जो नगर है ना, इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और किस नदी के किनारे किया गया था? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे किया गया था। तो दीनपना नगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हुमायूं का जो है जीवनी का नाम पूछा जाता है। तो देखिए हुमायूं का जो जीवनी का नाम है ना वो आपका हुमायूं नामा है। और ये जो आपका हुमायूं नामा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए ये जो आपका हुमायूं नामा पुस्तक है ना, ये उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ये लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुगल बादशाह हुमायूं की बात कर ले तो ये जो आपका बाबर का जो है बड़ा पुत्र था। और आपका जो मुगल बादशाह सबसे पहला कौन रहा था? तो ये आपका बाबर रहा था। और बाबर का जो शासनकाल है ये कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1526 से लेकर जो है 1530 तक जो इसका शासनकाल रहा था। इसके अलावा अगर हुमायूं के पुत्र की बात कर ले तो देखिए हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था ना ये आपका अकबर था। इसके अलावा इनके युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए हुमायूं के द्वारा जो है ये आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का जो युद्ध है ये आपका 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो आपका शेर खां जो है वो विजयी रहे थे, यानी हुमायूं जो है ये आपका जो है वो पराजित हो गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है शेर खां ने जो शेरशाह की जो उपाधि है ना वो धारण की थी। इसके अलावा एक आपका बिलग्राम का युद्ध से पूछा जाता है। तो देखिए बिलग्राम का भी जो युद्ध है ना ये आपका 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका शेर खां यानी शेरशाह सूरी के द्वारा और हुमायूं के मध्य जो है ये आपका लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो है वो आपके शेर खां जो है वो विजयी रहे थे और हुमायूं जो है वो आपका पराजित हो गया था। और शेर खां ने आसानी से जो है दिल्ली और आगरा पर जो अपना अधिकार जो है वो जमा लिया था इसी युद्ध के बाद। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एस्परा डांस, बेहर डांस, चाली डांस आर द एस्पेक्ट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? यानी जो ये आपका अप्सरा नृत्य, बेहर नृत्य, चली नृत्य ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य के जो है प्रमुख शैलियाँ हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अप्सरा नृत्य, बेहर नृत्य, चली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, नटवा नृत्य, रस नृत्य, राजघरिया चली नृत्य, गोसाई प्रवेश, बार प्रवेश, गोपी प्रवेश, झुमुरा, नाडू भंगी और सूत्रधारा ये सब जो आपकी शैलियाँ हैं ना ये आपके सत्रिया नृत्य के जो है शैलियों के जो है इन्हें विभाजित किया गया है। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया नृत्य की जो खोज है यानी इसकी जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सत्रिया नृत्य की जो स्थापना है ना ये 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात कर ले सत्रिया नृत्य के बारे में तो देखिए सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा ये जो है कब दिया गया था? तो ये आपका 2000 ईस्वी में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संविधान का अनुच्छेद ये जो 22 है ना ये किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 22 की बात कर ले तो ये आपका गिरफ्तारी और कुछ मामलों में जो है नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया हो और ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना उन्हें जो है हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के वकील से जो है परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से जो है उन्हें वंचित किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 22 में जो वो आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य में जो है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर यानी सबसे अधिक जो महिला लिटरेसी रेट है ना, ये किस राज्य का रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था, और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला भी जो राज्य है ये आपका केरल राज्य ही रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले केरल का साक्षरता दर ये जो है कितना रहा था? तो देखिए केरल का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 94% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 96.11% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92.07% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर सबसे कम लिटरेसी रेट के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो साक्षरता दर है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो ये आपका 71.20% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 51.50% रहा था। तो सबसे कम पूछ ले या सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य का रहा था? तो उस दोनों में जो आपका करेक्ट आंसर जो वो आपका बिहार होगा। इसके अलावा सबसे कम बिहार के बाद अगर पूछा जाए किसका लिटरेसी रेट कम रहा था तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। वहीं अगर महिला में पूछा जाए कि सबसे कम बिहार के बाद जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का रहा था, तो ये आपका राजस्थान राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो महिला साक्षरता दर है वो आपका 52 पॉइंट समथिंग कुछ रहा था। इसके अलावा अगर भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो ये आपका 82.14% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था, और भारत का जो लिंगानुपात है ये आपका 943 रहा था। इसके अलावा लिंगानुपात होता क्या है? तो देखिए 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना उसे ही जो आपका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? तो देखिए 2 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका 2007 में जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य दिवस की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जो आपका ये प्रवासी भारतीय दिवस है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है आपके 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से जो वो आपके भारत लौटे थे। इसके अलावा आपका 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है इसी दिन हुआ था। इसके अलावा 30 जनवरी को जो आपका महात्मा गांधी का जो है आपका शहादत दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को जो आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 फरवरी को जो आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को जो है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो आपका मनाया जाता है, और ये जो आपका एमटीएस में पूछा गया था। 12 अगस्त को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद को जो है ये आपका हॉकी का जादूगर जो वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 सितंबर को जो है ये आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो ये आपका भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 दिसंबर को जो है आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस का जो है मूल नाम यानी वास्तविक नाम पूछा गया था। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम है ना ये आपके गदाधर चट्टोपाध्याय है।
तो गदाधर चट्टोपाध्याय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था ना ये आपके नरेंद्र नाथ दत्ता था। इसके अलावा परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो देखिए परमहंस योगानंद का जो वास्तविक नाम है ना ये आपके मुकुंद लाल घोष था। इसके अलावा रमन महर्षि का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो देखिए रमन महर्षि का जो वास्तविक नाम था ना ये आपके वेंकटरमन अय्यर था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। सॉरी वेंकटर रमन नहीं, वेंकट रमन, ये जो है रमन महर्षि का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है ना ये आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हमारे संविधान में ब्रिटेन से और कौन कौन से आपके जो है प्रावधान लिए गए हैं तो जैसे कि आपका एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सभी जो आपके हैं ना ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईएसएफ चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ये जो आपके किस राज्य से जो है ये आपके संबंधित हैं। तो देखिए रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय निशानाबाज हैं जिन्होंने आईएसएफ राइफल विश्व चैंपियनशिप 2022 जो कि आपका मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था और इन्होंने जो है व्यक्तिगत पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये आपके भारत की तरफ से जो वो स्वर्ण पदक जीते थे। और ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए 2020 के अनुसार बात कर लीजिए या वर्तमान में भारत में मैंगनीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार ये जो है किस राज्य में है ये तो आपका उत्पादन से हो गया। सर्वाधिक भंडार अगर पूछा जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख खनिज की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि आपका बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइट, आयरन और इन सभी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। मैंगनीज का तो मैंने आपको मध्य प्रदेश बता दिया है। कोबाल्ट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन ये आपका झारखंड राज्य में किया जाता है। कॉपर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। गोल्ड यानी सोना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसके अलावा लीड और सिल्वर और आपके जो है लीड सिल्वर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। टीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। मैग्नीशियम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। लाइमस्टोन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। मीका यानी अभ्रक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसके अलावा डोलोमाइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका उड़ीसा के बाद आपका छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर जो है एक परियोजना ई शक्ति ये जो आपका किसके द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर एक जो आपका परियोजना ये आपका ई शक्ति जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका ई शक्ति जो परियोजना है ना ये आपका नाबार्ड के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो नाबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नाबार्ड की बात कर ले तो देखिए नाबार्ड का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड की जो स्थापना है ये आपका 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना जो वो की गई थी। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये आपके श्री साजी के भी हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुतापा तालुकदार का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए सुतापा तालुकदार का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ओडिसी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि आधा कातिकर, मोहन महापात्रा, इसके अलावा पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुद्दल, इसके अलावा रानी कर्ण,
कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोवेन, मीता भारती और अदिति बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से जो है ये आपका काला जार, जिसे जो आपका ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, तो काला जार रोग जो है ये आपका सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है। तो काला जार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह जो है वो आपका सही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वांटम संख्याओं में जो है आपके 4 क्वांटम संख्याओं का जो है ये आपका 4 सेट होता है, और वो 4 सेट कौन कौन सा होता है। तो पहला आपका n होता है जिसे जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। सेकंड आपका l होता है जिसे जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। थर्ड जो आपका m होता है जिसे जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। फोर्थ आपका s होता है जिसे आपका स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो ये जो आपके 4 जो है वो क्वांटम संख्याओं का जो वो सेट होता है, जिसमें जो आपका 4f कक्षक का पूछा गया था। तो देखिए 4f कक्षक में जो आपका सही होगा ना इलेक्ट्रॉनों के लिए वो आपका n = 4 होगा, l = 3 होगा, m = +1 होगा और s = +1/2 होगा, यानी हाफ होगा। तो ये जिन्होंने भी इस समूह सही किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वांटम संख्या में अगर आपका 2s का पूछ ले तो देखिए 2s में जो आपका होगा n = 2 होगा, l = आपका 0 होगा, m = जो आपका 0 होगा, s = ±½ होगा। 2p का अगर पूछ ले तो 2p में जो आपका n = 2 होगा, l = जो आपका 1 होगा, m जो होगा वो आपका -1 से लेकर +1 तक होगा और s जो होगा वो आपका ±½ होगा। इसके अलावा 3D का अगर पूछ ले तो 3D में जो आपका n = 3 होता है, s = जो s आपका यहाँ पर l होगा, ठीक है। l = जो आपका यहाँ पर क्या होगा, l = आपका जो वो 2 होगा और m जो होगा वो आपका क्या होगा, तो m = -2 से लेकर जो है आपका +2 होगा और s = क्या होगा, तो s होगा जो आपका ±½ होगा। तो देखिएगा आगे के शिफ्टों में जो है यहाँ से आपके जो है वो जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, यानी हरित क्रांति से जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए हरित क्रांति से मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ना ये आपका विलियम गॉड के द्वारा किया गया था और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना ये आपका मैक्सिको से 1960 में जो इसकी शुरुआत जो वो की गई थी। और किस देश से शुरुआत किया गया था, तो ये आपका मैक्सिको देश से जो वो आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत में आपका जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुआ था। और भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत ये जो है किस राज्य से हुआ था, तो ये आपका पंजाब राज्य से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है उच्च उपज देने वाली किस्में, यानी जो आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज होते हैं ना HYV सीड्स के लिए जो है इन्हें विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जो वो आपका प्रदान किया गया था। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो देखिए हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें ये आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब जो आपके हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें हैं। और भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में जो वृद्धि हुआ था ना वो आपका गेहूं में हुआ था। तो ये जो जितने भी आपके जो पूछे गए हुए स्टेटमेंट वो मैं सारा आपको जो है यहाँ पर बता दिया हूँ। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है ये कहाँ से संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि C3H3O का जो है नाम पूछा गया था। तो देखिए C3H3O का जो आपका नाम होता है ना वो आपका हाइड्रोक्विनोन होता है। तो हाइड्रोक्विनोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन का जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो इस्तेमाल है ये आपका फोटोग्राफी में जो वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एशिया कप 2022 के स्टेज 2 में जो है भारतीय तीरंदाजों के द्वारा ये जो है कितने पदक जो है वो जीते गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशिया कप 2022 स्टेज 2 में जो है भारतीय तीरंदाजों के द्वारा जो है ये आपके टोटल 14 पदक जीते गए हैं, जिसमें 8 स्वर्ण,
4 रजत और 2 कांस्य पदक जो वो आपका शामिल है। इसके अलावा बात कर ले एशिया कप 2022 स्टेज 2, ये जो आपका भारतीय जो आपका तीरंदाजी का जो है आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो देखिए इसका जो आयोजन है ना ये आपके इराक के सुलेमानिया में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन है, तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के जो आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये आपके बीबीआर सुब्रमण्यम है। तो बीबीआर सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बीबीआर सुब्रमण्यम है ना ये आपके 25 फरवरी 2023 से जो है ये आपके नीति आयोग के जो ये आपके सीईओ हैं, और इनसे पहले जो आपके नीति आयोग के सीईओ थे ये आपके परमेश्वरन अय्यर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग के बारे में, तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपके नरेंद्र मोदी है। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर सुमन बेरी है। इसके अलावा नीति आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था, तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा नीति आयोग का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आप कमेंट करके जो है जरूर जवाब दीजिएगा कि नीति का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज ट्रेडिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता से पहले जो है भारत में किसका व्यापार जो है व्यापार का जो सबसे ज़्यादा निर्यात है ना ये किसका सबसे ज़्यादा होता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले भारत जो है ये आपका रेशम, कपास, चीनी और कीमती पत्थरों का जो है ये प्रमुख निर्यातक था। तो आपके ऑप्शन में जो है कॉटन और जूट दिया गया था, तो कॉटन और जूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हेमा मालिनी को 2000 ईस्वी में जो है ये कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो देखिए हेमा मालिनी को जो है 2000 ईस्वी में ये जो आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी जो है ये आपका ड्रीम गर्ल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हेमा मालिनी जो है वर्तमान में आपका मथुरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, और ये जो आपका भारतीय जनता पार्टी की जो है लोकसभा सांसद भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य एक्टर के बारे में जिन्हें जो है पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जैसे कि आमिर खान को जो है 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अनुपम खेर को जो है 2004 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और शाहरुख खान को जो है 2005 में जो है ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कर्मा ये जो है किस राज्य का जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो देखिए ये जो आपका कर्मा नृत्य है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपका कर्मा नृत्य में आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कर्मा त्यौहार पूछ दिया जाए ना तो देखिए ये जो आपका कर्मा त्यौहार है ना ये आपका झारखंड राज्य का त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 51A ये जो है संविधान में ये जो आपका किस दिन जो है वो लागू हुआ था, यानी आपका जो एग्जैक्ट डेट पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 51A की बात कर ले तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य जो ये आपका अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और ये जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या ये आपका 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में रूस देश के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 51A संविधान में किस दिन को जो है ये आपका लागू हुआ था, तो अगर एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो ये आपका 3 जनवरी 1977 को जो ये आपका लागू हुआ था। तो 3 जनवरी 1977 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है, जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये आपका इंदिरा गांधी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत के द्वारा ये जो है कितने पदक जीते गए थे। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत के द्वारा जो है ये आपका टोटल 61 पदक जीता गया था, जिसमें अगर गोल्ड की बात कर ले तो 22 जो वो आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 16 जो है आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 23 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो है भारत की तरफ से पहला पदक जो है ये किसने जीता था। तो देखिए भारत की तरफ से जो पहला पदक है ना ये संकेत सरगर ने जीता था और संकेत सरगर ने जो है पुरुषों के 55 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में जो है ये रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसके अलावा पदक तालिका की बात कर ले तो इसमें पहले पायदान पे जो आपका देश रहा था वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो आपका 178 मेडल जो है वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था और तीसरे पायदान पे जो आपका कनाडा देश रहा था। वहीं अगर भारत की पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो पदक तालिका में ये जो आपका 4वें स्थान पे रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जो आपका रेमेडी का आर्टिकल पूछा गया था। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो अनुच्छेद 32 से 35 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना एक आपका जो है मौलिक अधिकार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो है आपका अनुच्छेद 32 ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय को जो ये आपका रीट जारी करने का जो है प्रावधान प्राप्त है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय को आपका जो है किस अनुच्छेद के तहत जो वो रीट जारी करते हैं तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये आपका अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है आपके रीट जारी करते हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात कर ले तो देखिए उच्च न्यायालय जो है ये आपका अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग जो है ये आपके रीट जारी करने का जो अधिकार है वो दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले कितने प्रकार के आपके रीट होते हैं। तो देखिए आपके जो है 5 प्रकार के रीट होते हैं और वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सेकंड आपका सर्टिओरारी है, थर्ड आपका निषेध है, फोर्थ आपका परमादेश है और फिफ्थ आपका क्यो वारंटो है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी 2023 इसका जो विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2023 का जो विजेता टीम है ना ये आपका सौराष्ट्र रहा था। तो सौराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सौराष्ट्र के जो कप्तान थे ये आपके जयदेव उनाडकर थे। और अगर उप विजेता अगर पूछा जाए तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2023 के जो आपका उप विजेता टीम रहा था ना ये आपका बंगाल का टीम रहा था। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित एक ट्रॉफी है। इसके अलावा 2021-22 में रणजी का विजेता कौन रहा था। तो देखिए 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है ना ये आपका मध्य प्रदेश रहा था और उप विजेता जो है ये आपका महाराष्ट्र का टीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक जो है सबसे ज़्यादा बार जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है। तो देखिए अब तक जो है सबसे ज़्यादा बार जो रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ना ये आपका मुंबई के द्वारा जो वो जीता गया है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे नॉलेज है कि अब तक 41 बार जो है मुंबई के द्वारा इसका जो खिताब है वो जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए पहला जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपका यूनान की राजधानी एथेंस में जो है ये आपका 1896 में जो है आपका शुरू हुआ था। तो 1896 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। 2024 का अगला जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा। तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2028 की बात कर ले तो ये आपका अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किया जाएगा। 2032 की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो है कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो ये आपका 4 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक आपका विंटर ओलंपिक्स यानी शीतकालीन ओलंपिक भी होता है। तो ये भी आपका जो है 4 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और पहला जो आपका शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ना ये आपका 1924 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका फ्रांस देश में हुआ था। इसके अलावा पैरा ओलंपिक से भी जो आपके प्रश्न पूछे
पूछे जाते हैं। तो देखिए पैरा ओलंपिक का जो पहली बार जो आयोजन है ना, ये आपका 1960 में रोम इटली में जो है आपका आयोजित किया गया था। और पहली बार पैरा ओलंपिक में भारत जो है कब शामिल हुआ था, तो देखिए पहली बार जो पैरा ओलंपिक खेल में भारत जो है ये 1968 में शामिल हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत रहा था ना, ये आपका 68.8% रहा था। तो 68.8% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की बात कर ले तो ये आपका 31.16% रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2001 से लेकर 2011 तक ग्रामीण जनसंख्या में जो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये आपका 12.18% का जो वो वृद्धि हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए जो है किस चोल राजा ने जो है 11वीं शताब्दी में जो है हमला किया था। तो देखिए गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए जो है 11वीं शताब्दी में ये आपका राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा जो है ये आपका हमला किया गया था। तो राजेंद्र चोल प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुंभ मेला जो है ये कहाँ पर लगता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो कुंभ मेला है ना, ये आपका 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो आपका अर्ध कुंभ मेला होता है, सेकंड आपका कुंभ मेला होता है, और थर्ड जो होता है आपका महाकुंभ मेला होता है। अगर अर्ध कुंभ मेला की बात कर ले तो इसका जो आयोजन है ना, ये प्रति आपका जो है हर 6 साल में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। वहीं अगर कुंभ मेले की बात कर ले तो देखिए कुंभ मेला का जो आयोजन है ना, ये हर 12 साल में जो इसका आयोजन है वो किया जाता है। जबकि जो आपका महाकुंभ मेला है ना, ये आपका करीब 144 साल में जो है एक बार जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। और देखिए ये जो आपका कुंभ मेला है ना, ये आपके भारत के 4 राज्यों में लगता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उज्जैन, महाराष्ट्र, ये 4 जगहों पर जो आपका कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा आपका शहर भी पूछा जाता है, यानी कुंभ मेला जो ये कितने शहर में लगता है, तो ये आपका 4 शहरों में लगता है। और वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हरिद्वार, सेकंड आपका प्रयागराज, थर्ड आपका उज्जैन और फोर्थ आपका नासिक। ये 4 पवित्र स्थानों पर जो है आपका कुंभ मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन गैसों की जो संख्या है ना, ये कितनी है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रीन गैसों की जो संख्या है ना, ये टोटल आपका 6 है। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 6 ग्रीन गैसों की ग्रीन गैस कौन कौन से हैं, तो ये जो आपके 6 जो ग्रीन गैस है ना, पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड आपका मीथेन गैस है, थर्ड आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, फोर्थ आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिफ्थ आपका परफ्लोरोकार्बन है, और सिक्स्थ आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका 6 ग्रीन गैसों का जो वो नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 31 दिसंबर 1802 को जो है किस मराठा राजनेता ने जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए अगर बेसिन की संधि की बात कर ले तो ये आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य, ये जो आपका 31 दिसंबर 1802 के मध्य जो है इस पर हस्ताक्षर जो है वो किए गए थे। तो मराठा राजनेता के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स, यानी सोलर कुकर में जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोलर कुकर में जो है ये आपका कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्मेल ऑफ ईस्टर, यानी एस्टर में जो है किस प्रकार का गंध जो है वो होता है। तो देखिए एस्टर की बात कर ले तो इसमें जो आपका फलों जैसा गंध होता है, तो यानी फ्रूटी स्मेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट इज, यानी अस्थायी लागत पर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी जो है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अस्थायी लागत पर जो है ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, ये आपका नेशनल इनकम के बराबर होता है, यानी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैरन द्वीप ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर बैरन द्वीप की बात कर ले तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान द्वीप समूह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैरन द्वीप है ना, ये दक्षिण एशिया में एकमात्र जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका सैंडल पीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है इंडियन म्यूजिशियन यानी भारतीय संगीतकार है, और जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका आशा भोसले दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका आशा भोसले है ना, ये आपका इंडियन म्यूजिशियंस हैं। तो आशा भोसले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका नाफेड से संबंधित आपके जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत जो है वो दिया गया, यानी फॉल्स जो है वो दिया गया है। तो देखिए अगर नाफेड की बात कर ले तो देखिए नाफेड का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विनियमन संघ मर्यादित, इसका जो है ये आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा नाफेड की स्थापना की बात कर ले तो देखिए नाफेड की जो स्थापना है ना, ये आपका गांधी जयंती के अवसर पर जो है 2 अक्टूबर 1958 को जो है ये आपका नाफेड की स्थापना जो है वो किया गया था। और नाफेड की स्थापना ये जो है किस उद्देश्य से किया गया था, तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये कृषि उत्पादों के सहकारी विनियमन को जो है बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि किसानों को जो है इसमें जो वो लाभ मिल सके। तो आई थिंक आपका जो 3rd स्टेटमेंट दिया गया था ना, जो कि स्थापना से रिलेटेड जो आपका कथन दिया गया था वो गलत दिया गया था। जहां पर कुछ आपका दिया गया था, जहां पर नाफेड की जो स्थापना है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। तो 3rd स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वांगला फेस्टिवल ये जो आपका किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका वांगला फेस्टिवल है ना, ये आपका मेघालय राज्य में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो गारो समुदाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुल्लु वंश के संस्थापक कौन थे, यानी तुल्लु वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए तुल्लु वंश की जो स्थापना है ये आपका 1491 में वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। तो वीर नरसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तुल्लु वंश के जो अंतिम राजा थे ना, ये आपके सदाशिव राय थे, और इसका जो है सबसे लोकप्रिय जो राजा थे ना, ये आपके राजा कृष्णदेव राय थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंकिया नट ये जो है किस राज्य का जो है एक नृत्य रूप है। तो देखिए ये जो आपका अंकिया नट है ना, ये असम राज्य का जो है एक जनप्रिय पारंपरिक नाट्य है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शिवाजी उत्सव का जो आयोजन है ना, ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जागरण के लिए जो है 1894 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की जो है शुरुआत जो है वो किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में जो वो आपके आमंत्रित किए गए थे। तो देखिए मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में जो है ये आपके कपिल देव को जो है आमंत्रित किया गया था। तो कपिल देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कपिल देव को जो है ये आपका हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस मिट्टी को जो है ये आपका काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका रैगुर मिट्टी है ना, इसे जो है काली मिट्टी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो रैगुर मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है ना, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है ये आपका मेघालय के खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो खासी जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 2022 में जो है ऑस्कर पुरस्कार ये जो है किसने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका द एलिफेंट विस्पर्स है ना, जो कि आपका एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, और इसे जो है 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो द एलिफेंट विस्पर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कितने बार के बराबर जो है वो आपका होता है।
तो देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक आपका 1.01325 बार के बराबर होता है, तो 1.01325 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू जो है आपका कितने पास्कल के बराबर होता है, तो फिर जो ये आपका पॉइंट है ना वो हट जाएगा, यानी एक 1.10135 जो है ये आपके पास्कल के बराबर होता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू जो है 101325 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में जो है ये किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में जो है ये आपका पोटेशियम बाइसल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम बाइसल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ना ये किस गवर्नर के द्वारा जो है वो लाया गया था। तो देखिए 1878 में जो है आपका लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, तो लीटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये किसने रद्द किया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये 1882 ईस्वी में जो है रिपन के द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा नृत्य जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है आपका दो प्रमुख जो है वो आपका पद्धति होती है, और दो प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी है। तो पहला आपका हिंदुस्तानी संगीत है, सेकंड आपका कर्नाटक संगीत है। और देखिए ये जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है ना ये आपका उत्तर भारत में प्रचलित है, और ये जो आपका कर्नाटक संगीत है ये आपका दक्षिण भारत में जो ये आपका प्रचलित है। तो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में पूछा गया था, तो ये जो आपका उत्तर भारत में प्रचलित है, और उत्तर भारत का जो है एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका कथक है, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया ये जो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये आपके बांसुरी वादक है, तो बांसुरी वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य प्रमुख बांसुरी वादक की बात कर ले तो एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजबनी, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा पंडित रविशंकर के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। हुसैन अहमद खान जो ये आपके शहनाई वादक हैं। अमजद अली खान की बात कर ले तो ये आपके सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तुसु पर्व ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका तुसु पर्व है ना ये आपका झारखंड राज्य का जो है एक फसल उत्सव है, तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका तुसु पर्व है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका पौष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर रामचरित ये जो है किसकी रचना है। तो देखिए ये जो आपका उत्तर रामचरित है ना ये आपका भावभूति का जो है एक रचना है, तो भावभूति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भावभूति के अन्य रचनाओं की बात कर ले तो महावीर चरितम, मालती माधवम ये सब जो आपके हैं ना ये आपके भावभूति के अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तैराकी में रिंग का जो चौड़ाई है ना वो कितना होता है। तो देखिए तैराकी यानी स्विमिंग पूल का जो लंबाई है ये तो आपका 50 मीटर का होता है, लेकिन अगर इसके चौड़ाई की बात कर ले तो इसका जो चौड़ाई है ना वो आपका 21 मीटर का होता है, तो 21 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके तैराकी करते हैं यानी जो आपका स्विमिंग पूल होता है ना उसमें जल की गहराई कितने मीटर से अधिक होता है। तो देखिए इसमें जो जल का जो गहराई है ना वो आपका 1.8 मीटर से अधिक होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तैराकी से संबंधित अन्य टर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक ये सब जो शब्द है ना ये आपके तैराकी से संबंधित टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहला जो जूट का जो मिल है ना ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में पहला जूट का जो मिल की स्थापना है ना ये 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर जो है ये आपका रिसरा में किया गया था। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका कोलकाता दिया गया था, तो कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर कोलकाता नहीं दिया गया था तो फिर आपका रिसरा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है जूट के मिल को जो है जूट को जो ये आपका गोल्डन फाइबर भी जो है वो कहा जाता है। और भारत में जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो है शहरी जनसंख्या कितना था। तो देखिए शहरी जनसंख्या की बात कर ले तो ये आपका 31.7% था। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो आपका 68% रहा था। वहीं अगर शहरी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है और सबसे कम जो वो आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्मार्ट सिटी मिशन ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए स्मार्ट सिटी जो मिशन है ना ये आपका 2015 में शुरू किया गया था और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था तो ये आपका केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे 2015 में जो है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का 100वां जो स्मार्ट सिटी बना है ना, स्मार्ट सिटी शहर, ये आपका शिलोंग शहर बना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में जो है भारत फाइनल में किस टीम से हार गया था। तो देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण हुआ था ये आपका 2019-21 में हुआ था और इसमें जो है भारत फाइनल में जो है ये आपका न्यूजीलैंड देश से हार गया था। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो आपका 2021-23 में जो आपका दूसरा एडिशन हुआ है इसका जो विजेता टीम कौन रहा है। तो देखिए इसका जो विजेता टीम है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। वहीं अगर उप विजेता पूछ ले तो देखिए इसका भी जो उप विजेता ये आपका भारत देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये दोनों जो आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थे ना यानी फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन ये दोनों ही जो आपके इंग्लैंड देश में जो है आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है ये कौन सा बना है। तो देखिए भारत का जो पहला कार्बन मुक्त राज्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा बना है तो ये आपका सिक्किम राज्य बना है। भारत का पहला 100% जल वाला राज्य कौन बना है तो ये आपका गोवा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हेराल्ड डॉमर मॉडल ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना पर जो है ये आपका आधारित था। तो देखिए ये जो आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल था ना ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज़्यादा जो आपका कृषि पर जो है वो बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपके भारी उद्योग पर जो है आपका विशेष बल जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर मुथुकात्रमल जिन्हें 2022 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए आर मुथुकात्रमल की बात कर ले तो ये जो आपका सादिर नर्तकी से संबंधित है। तो सादिर नर्तकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आर मुथुकात्रमल ये जो है किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो है ये कब आया था। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ये जो आपका अत्याचार निरोधक जो अधिनियम है ना ये संसद में 11 सितंबर 1989 में जो है इसे पारित किया गया था और ये जो आपका पूरे भारत में जो है 30 जनवरी 1990 से जो ये पूरे भारत में जो आपका लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है आपके संप्रभुता, इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र ये सभी जो शब्द है ना ये आपके उल्लेखित है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और जो पैबोस की जो प्रथा शुरू की थी ना ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है ना ये आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था और ये जो आपका सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है ये आपका कोर्ट से संबंधित या फिर अदालत से संबंधित था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो है विषय यानी थीम जो है वो क्या रहा था। तो देखिए भारत में जो आपका 75वां जो स्वतंत्र दिवस है ना ये आपका 2021 में मनाया गया था और इसका जो थीम रहा था वो आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र पहले और हमेशा पहले ये जो आपका विषय रहा था। तो राष्ट्र पहले और हमेशा पहले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जनवरी 2023 में
पहली जो विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना, ये भारत के किस राज्य में किया गया है? तो देखिए, पहला जो विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है, ये भारत के केरल में आयोजित किया गया था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी? तो देखिए, लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ना, ये किसे दिया गया है? तो देखिए, 2022 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को दिया गया है। तो बाबर आजम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो ये भी आपके पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को दिया गया है। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो ये आपके इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को जो वो आपका दिया गया है। इसके अलावा पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो देखिए, पुरुष में जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर महिला क्रिकेटर का पूछा जाए तो देखिए, 2022 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये आपके नटालिया सीवर को दिया गया, जो कि आपके इंग्लैंड की खिलाड़ी है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो देखिए, 2022 में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये भी आपका नटालिया सीवर को दिया गया है। और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये आपके तालिया मैग्रा को दिया गया है, और ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में किस भारतीय गाने को जो है ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है वो मिला है? तो देखिए, ये जो आपका नाटू नाटू जो गाना है ना, इसे 2023 में जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है वो मिला है। तो नाटू नाटू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग है, ये किस फिल्म का गाना है? तो ये आपका RRR फिल्म का जो है वो गाना है। इसके अलावा RRR जो फिल्म है, इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? तो ये आपके SS राजा मौली है। और ये जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग है, इसके म्यूजिक कंपोजर के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके MM किरवानी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गैर नृत्य ये जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ये जो आपका गैर नृत्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो नृत्य है, ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये आपके भील मीना आदिवासियों के द्वारा जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला सेमीकंडक्टर नीति यानी अर्धचालक नीति जो है, ये भारत के किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, पहला जो सेमीकंडक्टर नीति है ना, ये भारत के गुजरात राज्य के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। और ये जो आपका सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है ना, ये आपका 2022 से 2027 तक इसे जो है वो बनाया गया है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1857 का जो विद्रोह है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह है ना, ये आपका 10 मई 1857 को ये जो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। तो मेरठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का आपका जो तत्कालिक कारण क्या रहा था? तो देखिए, इसका जो तत्कालिक कारण है ना, ये आपके चर्बी वाला करतूस रहा था। इसके अलावा बात कर ले 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर जो है वो कौन रहे थे? तो ये आपके कैनिंग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग, यहाँ पे भाग मत कीजिएगा, अनुच्छेद पूछा गया था, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समान नागरिक संहिता यानी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उल्लेख है ना, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना, ये आपका अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो अनुच्छेद 44 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के मानसून का कौन सा कारक जो है प्रभावित नहीं करता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका सहारा रेगिस्तान दिया गया था। तो सहारा रेगिस्तान जो ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना, ये 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लेग बाई जो टर्म है ना, ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, ये जो आपका लेग बाई जो टर्म है ना, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2001 में किस भारत को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2001 में जो है ये लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लता मंगेशकर की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय पार्श्व गायिका है, इनका जो जन्म है ना ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्हें जो है द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी जो है वो आपका कहा जाता है।